नमस्कार। एलएसडी में मैं दिव्या मिश्रा एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज जैसे कि आपको पता है एक अलग ही तरह की स्टोरी हम लेके आए हैं। ज्यादातर हमारे समाज में देखा गया है कि गर्ल्स को, महिलाओं को अपने करियर और फैमिली दोनों में बैलेंस बनाने के लिए कई बार अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, या किसी न किसी तरीके से और भी तरह से सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं गर्ल्स को, महिलाओं को। आई वॉज जस्ट चेकिंग कि ये लाइव हो गया है। आज की जो स्टोरी है वो इसी पे बेस्ड है। हमारे साथ आज मिस सोनल भारद्वाज जी ने ज्वाइन किया है और उनकी स्टोरी सुनेंगे, उनकी स्ट्रगल की स्टोरी सुनेंगे। वो एक सक्सेसफुल सीनियर एंकर हैं एक जाने माने न्यूज चैनल पे, जैसा कि पोस्टर से आपको पता चल गया होगा। और आज उनसे जानेंगे बात करके कि कैसे उन्होंने अपने करियर, क्योंकि मीडिया का करियर स्पेशली बहुत कॉम्पिटिटिव होता है और बहुत चैलेंजिंग होता है, तो कैसे उन्होंने अपनी फैमिली और अपने करियर के बीच में बैलेंस बनाया और आज एक सक्सेसफुल पोजीशन पे हैं अपने करियर में। तो उनको वेलकम करते हैं और उनकी सक्सेस स्टोरी जानेंगे। मीडिया लाइन में एक महिला के लिए किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। और क्योंकि ये करियर, मीडिया का करियर, एंकरिंग का करियर बहुत आजकल बहुत कह सकते हैं कि अट्रैक्ट करने वाला है। बहुत मात्रा में, बहुत ज्यादा नंबर्स में जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इसके लिए अट्रैक्ट है। लोग मीडिया में जाना चाहते हैं। जर्नलिज्म एक बहुत हॉट करियर ऑप्शन है आज के लिए। तो अगर आप उसमें जाने के सपने देखते हैं तो जरूर सोनल जी के साथ जुड़िए और उन्हें पूरा सुनिए कि इस फील्ड में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या स्ट्रगल आते हैं, और स्पेशली एज अ गर्ल आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। साथ ही साथ क्या सक्सेस मंत्रास हैं इस फील्ड में सफलता पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं, वेलकम करते हैं सोनल जी को और शुरू करते हैं आज की बातचीत। नमस्कार। नमस्कार दिव्या जी, बहुत बहुत थैंक एल यू आपका मुझे जोड़ने जी के एल लिए और जी एलएसडी का एल हिस्सा बनाने के लिए। जी जी एलएसडी में जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जी मेरे शो के माध्यम से मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं जो ड्रीमर्स हैं सोसाइटी के, उनको एक सक्सेस स्टोरी दे पाऊं, उनको एक ऐसे एग्जाम्पल दे पाऊं कि उनको मोटिवेशन मिले टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। जी तो ये जो आपका करियर है, स्पेशली मीडिया का करियर, एक चक्काचौंध से भरा हुआ भी है, बहुत चैलेंजेस भी हैं, बहुत स्ट्रगल भी हैं, और इसके बावजूद ये बहुत अट्रैक्ट करने वाला करियर है आज की युवा पीढ़ी को। तो इसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं कि आप कहाँ से हैं, आपकी प्रारंभिक एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन स्टार्ट में आपने कहाँ से करी, और इस करियर में आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आप एंकरिंग में आए। जी, पहले तो शुक्रिया दिव्या जी आपका, और एलएसडी यानी कि लाइव सक्सेस विद दिव्या, और बहुत अच्छा आपका शो है और इसके बारे में मैंने काफी कुछ सुन रखा था पहले भी। और थैंक यू वेरी मच। एक ड्रीम होता है कि आपको भी कभी कोई जाने, आपको कभी कोई पूछे, आपके बारे में कोई सुने। तो ये सपना जो है, इसका मौका आपने मुझे दिया पूरा करने के लिए अपने शो के माध्यम से। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो दिव्या जी। और इस माय वक्त प्लेस। जी। मैम आप फ्रीज हो गई हैं, शायद नेटवर्क इशू है कुछ आपकी फेसबुक पे साइड। जितने भी साथ, जी नहीं थोड़ी सी तकनीकी जी दिक्कत आती है, और जी जी ठीक है। इस तरह की जी दिक्कतें अगले आधे घंटे या 1 घंटे हम जितनी देर भी दर्शकों से मुखातिब होंगे, हमें फेस करनी पड़ जी। सकती है, लेकिन दिक्कतों के बिना मजा भी नहीं है। तो ठीक बिल्कुल। है। लेकिन जी लेकिन दिव्या जी, मैं बस यही कहूंगी कि
मेरी जो पढ़ाई है, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ, और मेरा जो एजुकेशन है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई है। वैसे शुरुआती मैंने 4th तक स्टडीज गाँव में की है। मतलब मेरे दादा ओके। के पास में रहा करती थी, और मैंने बाकायदा वो जो पट्टी बिछा के नीचे बच्चों को पढ़ाते हैं, टेबल सुनते हैं उनसे, पहाड़ा हम लोग कहा करते थे, ओके। उस तरह। ओ। जी। तो मैंने उससे शुरू किया, और उसके बाद हम्म, 4th के बाद मेरे पूरा जो हायर एजुकेशन है वो पूरा मेरा हम्म, भोपाल में हुआ है। ओके। तो मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, और इसके अलावा मम्मी पापा हैं, मतलब मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। और घर की यदि बात करें, यानी मेरे मम्मी पापा जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिन्होंने इस लायक बनाया, तो जी। वहाँ मेरी हम लोग 3 बहनें हैं और 1 भाई है। और इस तरह हमारा छोटा सा परिवार है, और बाकी परिवार आप लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं, और वो मेरा परिवार है जो मेरे दर्शक हैं, जो मुझे सुनते आ रहे हैं। यदि मैं अपने करियर की शुरुआत की बात करूं, तो मेरा करियर का सबसे पहला जो मैंने पहली बार कैमरा फेस किया वो 1998 में किया था। तब मैं सिर्फ 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, 10th में। और मैं ओ। बहुत, मुझे क्रेज था कैमरे में आने का, और वो जिद करके मैं आई थी दरअसल। क्योंकि हम्म, जब मैं 8th में रही होंगी, तो जैसे आप एंकर हैं, आप शो होस्ट हम्म, करती हैं, वैसे ही हमारे पड़ोस में एक दीदी रहती थी, वो शो होस्ट किया करती थी। तो ओके। मैं उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे कुछ बच्चों की ज़रूरत है जो चुटकुले कहानी बोल सकते हैं, तो तुम ऐसा करोगी? तो टीवी में आना सबको हम्म, अच्छा लगता है, तो मैंने कहा हाँ हाँ मैं हम्म, भी करूँगी। तो मैं गई, फिर मैंने देखा क्या होता है स्टूडियो, क्या होते हैं कैमरे, कैसे होता है, कैसे एंकर को बोलना होता है। मुझे लगा कि जो ये कर रही हैं, मतलब जो हमारी होस्ट थी उस शो की, वो मैं कर सकती हूँ। लेकिन मैं बहुत छोटी थी, 8th में थी। तो जो प्रोड्यूसर थे, मैंने प्रोड्यूसर से कहा कि सर मुझे भी ऐसे एंकर बनना है। वो मुझसे कहने लगे कि ऐसे ही थोड़ी बन जाते बेटा, अभी तुम पढ़ाई करो। तो मैंने बमुश्किल 2 साल वेट किया है, मतलब 9th और 10th में मैं फिर पहुंच गई। और मैं कैसे ओके। पहुंच गई मैं आपको बताऊंगी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बोला कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं तुम्हें लूंगा। तो मैंने क्या किया कि वही दीदी जो कि शो होस्ट किया करती थी, उनसे मैंने कहा आप मुझे अपना एक ड्रेस दे दीजिए, क्योंकि मुझे बड़े बनना है। तो आप अपना एक सूट ओह। मुझे दे दीजिए क्योंकि उस टाइम मैं फ्रॉक्स पहना करती थी। तो उन्होंने हाँ। कहा तुम्हें क्या करना है? मैंने कहा नहीं मुझे काम है। फिर मैंने उसमें स्टिच किया, और उसके बाद मैं पहन के दूरदर्शन चली गई। भोपाल दूरदर्शन की ओ। बात मैं बता रही हूँ। जी। जी, जी। उसके बाद मैंने प्रोड्यूसर के पास गई और उनसे कहा कि सर मैं बड़ी हो गई हूँ। तो वो बहुत हंसे वो बहुत हंसे और कहने लगे जी। ऐसे बड़े नहीं होते हैं, आपकी जब पढ़ाई पूरी होगी तब आप एंकर बन पाओगे। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अभी और कितना वेट करना है? तो बोले चलो एक काम करो, 12th तुम कर लो उसके बाद। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ, ये मेरा भाग्य बोलेंगे, कहते हैं आप जिस चीज को चाहते हो ईश्वर आपको उसको मिलाने के लिए कोशिशें करना प्रकृति शुरू कर देती है, वैसे ही कुछ हुआ। जी, मेरे साथ भी मुझे बहुत जल्द मौका मिल गया। मुझे लगता है कि मैं शायद 11th में रही होंगी, और मुझे वो शो मिला फर्स्ट, कि बस आपको एक दिया जा रहा है क्योंकि हमारी एंकर शायद बीमार है या कुछ, वो नहीं आ पा रही है, हम करवा के देखते हैं। जो मैंने किया वो अच्छा था। तो उसके बाद से वो शुरुआत हो गई दिव्या जी, मतलब शुरुआत ऐसी हुई है कैमरे में जी, आने की और चीजों को समझने की। जी, 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 बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये चीज थोड़ा सा जैसे आपने बोला, आपका जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा थी वो बहुत सिंपल तरीके से, जैसे मेरी मम्मी भी गवर्नमेंट टीचर है एक्चुअली, तो मैं गई हूँ गाँव के स्कूल में हम्म, कि कैसे होता है। तो बहुत सिंपल सी लाइफ जैसे आपने बताई कि आपकी थी। तो एक साधारण फैमिली में अक्सर अगर लड़की के करियर की बात आती है तो लोग ऑप्शन हम्म, देते हैं, भाई टीचर बन जाओ, बीटीसी कर लो, राइट, या राइट। कोई गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ, या इस तरह का कोई जॉब जो आप फैमिली के साथ में कंफर्टेबली मैनेज कर सकते हो। हमेशा पेरेंट्स और फैमिली यही आपको सजेस्ट करते हैं। तो जी। आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने बोला कि नहीं मुझे तो एंकरिंग करनी है, इस तरह के एक करियर में जाना है जिसमें आगे बहुत चैलेंजेस हो सकते हैं? दिव्या जी, असल में जब मैं एंकरिंग की बात करती हूँ तो पहले तो एंकर क्या होता है वो मुझे पता ही नहीं था। जब मैंने इस इंडस्ट्री में कहना चाहिए इंटर कर लिया, तब तक भी शायद मुझे इसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं था। और रही बात जी। परिवार की, तो पहले परिवार ने ये सोचा कि ये शौक है। तो उन्होंने कहा ओके। ठीक है, तुम्हें चुटकुले कहानी कहना है और तुम टीवी में दिखती हो तो तुम कहो। उसके बाद 1-2 शोज किए, ठीक है, लेकिन इसे एज ए करियर चुनना,
किसी को पसंद नहीं था और कोई इसके लिए अलाउ भी नहीं कर रहा था। मेरे फादर स्पेशली मुझे कहने लगे कि आप बीएड करिए या आप साइंस ले हम्म। लीजिए, क्योंकि परिवार में सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो उनको ये हाँ। प्राइवेट और ये मीडिया का, उस टाइम आप भी समझती हैं कि 2000 से पहले मतलब 1998 के बाद और 2008 हम्म। तक इतना कोई बूम नहीं था, इतना लोग हम्म। जानते नहीं थे मीडिया के बारे में। तो राइट। इसलिए उन्हें लगा कि तुम कहाँ जाओगी, क्या करोगी थोड़े दिनों के बाद। अच्छा, मैं इस बीच थिएटर भी कर रही थी, मैं इस बीच मैंने जी। संगीत और कथक की भी डिग्री ले ली, मतलब मैंने सब कुछ कर लिया। मतलब वो काइंड ऑफ खिचड़ी मेरा था कि मुझे करना क्या है मुझे ओके। पता नहीं है, लेकिन मुझे सब करना है जो मेरे सामने है। तो जी। ऐसा मैंने किया। लेकिन फर्स्ट मेरा जॉब था सैटेलाइट का, हैदराबाद, ईटीवी हैदराबाद, वो मेरा फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन था। ओके। 2004 में मैंने वहां पर मतलब मुझे ज्वाइनिंग के लिए लेटर आया था। मैंने उसके लिए 3 एग्जाम्स दिए थे जो मैंने पास किए, रिटर्न एग्जाम्स। लेकिन तब तक भी मेरे पापा ने ये कहा कि देखो कोई जरूरत नहीं है इन सब का, कोई वो नहीं है, तुम कोई सरकारी नौकरी टीचर वीचर बनो जैसे अभी आपने कहा, वो सबसे सही रहती है। तो हम्म। मेरे लिए थोड़ा संघर्ष करना परिवार के साथ भी थोड़ा सा शुरुआत में रहा। हालांकि मेरे दादाजी ने इसमें बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि नहीं ये लड़की जाएगी मेरी, और कम से कम 6 महीने हम्म। रहने दो, उसके बाद वापस बुला लेना, और फिर उसके बाद पढ़ाई और शादी जो आमतौर पे होता है। लेकिन उसके जी। बाद दिव्या जी फिर ये हुआ कि मैं गई तो फिर मैं गई। फिर जी। पापा को कन्विंस करती रही मैं और फैमिली वालों जी। को मनाती रही, लेकिन काफी लोगों ने इसका विरोध भी किया, और इसके पहले भी मुझे काफी विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं लाइव स्टेज शोज किया करती थी और कोई शो करने जी। जाती थी तो देर रात घर आना, तो जो आसपास के हम्म। मोहल्ले वाले जो होते थे वो आपके परिवार से ज्यादा आपका ध्यान रखते हैं, तो उन लोगों को बड़ी चिंता हो बिल्कुल जाती थी कि लड़की कहाँ जा रही है, कितने बजे आ रही है। मम्मी को परेशान करते थे, पापा को बोलते थे राइट। ये कुछ कर लेगी, ये मतलब ये गलत है। मतलब राइट। परिवार राइट। के लोग और समाज के लोग दोनों ही उस टाइम सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और लड़की का इस तरह से बाहर जाना, किसी दूसरे शहर में रह के नौकरी करना, वो अपने आप में एक चैलेंजिंग था। आपकी जॉब में, आपके प्रोफेशन में जो चैलेंज होते हैं वो तो रहे थे ही, लेकिन घर की तरफ से भी जो एक सपोर्ट माता पिता कर रहे थे, लेकिन समाज जो है वो बड़ी मुश्किल से, मतलब उसने मुझे घर से बाहर कदम रखने दिया। एग्जैक्टली। बिल्कुल, मैं इससे ना एकदम इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि मैं भी मैंने ये सब चीजें फेस करी हैं, और मेरे ख्याल से हर हम्म, साधारण परिवार की लड़की इस चीज से जरूर गुजरी होगी। अगर वो सपने देखती है और अपनी एक पहचान बनाना हाँ चाहती है, उसने जरूर फेस की होगी सेम चीज। और एक बात मैं, जैसे आपने बोला कि तो उस समय टीवी और हम लोग जानते नहीं थे, तो ये एरिया सेफ भी नहीं लोग समझते थे। हमारी फैमिली हाँ। कहती थी नहीं नहीं वो सेफ नहीं है, वहां पे पता नहीं कैसे हम्म, कैसे लोग होते हैं। तो बहुत हाँ खराब हाँ। सी इमेज थी। तो ये भी ये वजह थी, क्योंकि मेरा भी ये जो एक इमेज सपना है था कि दिव्या मैं जी, कभी। देखिए जी। आप जी। भी एक एंकर हैं, आप भी होस्ट करती हैं शो, जी। ये इमेज आज भी है टीवी जगत की, आप समझेंगे इस बात को। लेकिन इस टीवी मीडिया में रहते हुए मैंने एक चीज मतलब समझी है कि कोई भी फील्ड हो, सब में, सभी फील्ड में इस तरह के लोग आपको मिलते हैं जो आपका फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन एग्जैक्टली। फील्ड कोई सी भी हो, यदि आप नहीं चाहते तो फिर आपको हम्म। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किसी भी सूरत में कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर यदि इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति है आगे जाने की, और सबसे बड़ी बात है कि हम्म। आप काम करना चाहते हैं, आप सिर्फ आगे नहीं हम्म। बढ़ना चाहते, आप काम करना चाहते हैं, तो वो जो काम है उस काम के जरिए ही आपको फिर आगे सीढ़ियां मिलती जाती है। तो मुझे लगता है एकमात्र यही रास्ता है। आज के जमाने में जो लड़कियां शॉर्टकट अपना रही हैं, जिनकी वजह से फील्ड खराब लोग कहते हैं, तो मुझे लगता है उनकी वजह जी। से कई ऐसे लोग हैं उनके लिए मुश्किलात आती हैं, बहुत मुश्किलात आती हैं, जी। जो ईमानदारी से सीधे रास्ते ऊपर जाना चाहते हैं। जी। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ एक ही फील्ड में नहीं है, ये हर फील्ड में है। हम्म, क्योंकि शॉर्टकट लेने वाले हर फील्ड में हैं, और उनकी वजह से जो सही लोग हैं उनके रास्ते हमेशा टफ हो जाते हैं। तो ये हाँ तो तो बिल्कुल सही है। और खासकर जो आपका प्रोफेशन है मीडिया न्यूज का, जी। तो चाहे जो भी सिचुएशन हो उसमें आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ता है, और बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। आप छुट्टी करके घर नहीं बैठ सकते। आप हमेशा हम्म, एक्टिव, एक होता है कि आपको रहना ही है, क्योंकि आपको लोगों को सूचनाएं पहुंचानी है। तो इस तरह के प्रोफेशन में एक लड़की के लिए और भी ज्यादा चैलेंजेस होते होंगे, डेफिनेटली होते होंगे, क्योंकि हर बार हर समय एक ऑफिस का एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं होता। थोड़ा बिल्कुल। सा टाइम के अकॉर्डिंग कभी तो इस चीज में आपको कभी इस तरह की कोई परेशानी आई कि आपको लगा हो कि यार ये अ, टफ है मेरे लिए, मैं नहीं कर हम्म, पाऊंगी, या ऐसा कुछ सेफ नहीं है, कुछ ऐसा फील हुआ कभी? जो जी, कई बार हुआ दिव्या जी। और जो मेरे पिताजी ने मुझे जब मैं 11th का फॉर्म भर रही थी तो उन्होंने कहा था तुम बीएड कर लो,
तो मुझे आज जी। इस बार कहीं मतलब अब लगता है कि शायद मैं उनकी उस समय बात मान लेती तो शायद मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को वो पूरा वक़्त दे पाती। जो मैं बाकी लोगों जी। को देखती हूँ जो टीचर प्रोफ़ेशन में है या जो घर में माएँ हैं, उनको देख के मुझे कभी-कभी बहुत दुःख होता है कि मतलब मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाती हूँ? मैं अपने बच्चों को वो वक़्त क्यों नहीं दे पाती हूँ जो बाकी लोग देते हैं? क्योंकि इसमें 24/7 आपको इन्वॉल्व रहना पड़ता है। यदि आप हम्म। एंकर हैं या आप जर्नलिस्ट हैं, तो आपको जी। 24/7 आपको इन्वॉल्वमेंट रखनी पड़ेगी। आपकी किताब टीवी होती है, आपको 24 घंटे टीवी में क्या आ रहा है मतलब इन्फॉर्मेटिव जो न्यूज़ है वो आपको हम्म। देखनी है। और हर तरह की चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे नेशनल हो, चाहे रीजनल हो, आपको हर तरह की खबर का नॉलेज होना चाहिए। सॉफ्ट और पॉलिटिकली आपका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो पढ़ने से आता है। तो मतलब परिवार की ज़िम्मेदारी के साथ-साथ आपको पढ़ना भी है। ये फ़ील्ड एक ऐसी जिसमें आपको कंटिन्यू पढ़ना है। तो ये चैलेंजेस थे। जी। इसके अलावा एक एज़ एन एंकर आपका फेस अच्छा होना चाहिए, आपका आप फिट हम्म। एंड वो होने चाहिए मतलब फिट होने चाहिए बिल्कुल। तो इसके लिए जब हम्म। आप माँ बनते हो तो ज़ाहिर तौर पे आप थोड़ा-सा मोटे होते हो या कुछ चेंजेज़ हम्म। आते हैं बॉडी में। तो इसके लिए भी हमने फेस किया है चैलेंज कि लोग हमें जॉब नहीं मिली कई बार, ये कह के हाँ बोल दिया गया कि नहीं अभी तुम बच्चे सँभालो, अब तुम्हारा वो वाली बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी। और ओ। फेस पर पिंपल आ गए थे एक बार, तो मुझे याद है मैं दिल्ली इंटरव्यू देने गई थी जब मैं ईटीवी में थी, तो उस दौरान गर्मी थी और फेस पे पिंपल आए थे, तो मुझे सिर्फ इसलिए सेलेक्ट नहीं किया गया था क्योंकि फेस पे काफ़ी सारे पिंपल थे। तो मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी कि इतना एक्सपीरियंस, इतना नॉलेज, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ आपका चेहरा अच्छा है, उसे देखा जा रहा है, आप मोटे हो गए हो इसलिए आपको नहीं रखा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी दिव्या जी कि यदि आप अपने काम में परफेक्ट हो, तो वो जगह ना सही लेकिन कहीं न कहीं आपकी काम की ज़रूर कद्र होती है और आज मैं समझती हूँ कि हाँ, आज से 20 साल पहले जो मैं थी मैं वैसी नहीं हूँ अब। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने लगातार अपने जो नॉलेज है उसको बढ़ाया है और उसकी कद्र भी अब हो रही है। और वर्तमान में आईएनएस 24/7 में कार्यरत हूँ, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ देखती हूँ कि यहाँ पे आपके काम को सराहा जाता है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि देर सवेर ही सही लेकिन ऐसे लोग भी दुनिया में हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो आपके काम को तवज्जो देते हैं बजाय आपकी शक्ल के, आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है। आपको पता है दिव्या जी आजकल क्या पूछा जाता है जब इंटरव्यू होता है एंकर्स के लिए तो पूछा जाता है आपकी शादी हो गई? नहीं शादी नहीं हम्म। हुई है तो बहुत बढ़िया है और यदि शादी हुई है तो फिर बच्चे और बच्चों को संभालना, फिर आप 7 बजे घर जाने को बोलेंगी, फिर आपके हस्बैंड का कुछ प्रॉब्लम होगा, आपकी सास का कुछ प्रॉब्लम होगा। मतलब ये सब चीज़ें भी फेस की हैं और मेरे जैसी जो बाकी लड़कियाँ वो हम्म। कर रही होंगी। और चूँकि शिफ्ट आवर्स में ड्यूटी रहती है, तो बड़ा मुश्किल होता है, मतलब उसके साथ मैनेज करना क्योंकि घरवालों को ये लगता है कि दुनिया में और भी कई लड़कियाँ नौकरी कर रही हैं, तुम ऐसा क्या अलग कर रही हो? लेकिन दिक्कत ये है हम्म। कि आपकी फील्ड अलग है, आपके ड्यूटी आवर्स अलग है, आपके चैलेंजेस अलग हैं। तो मैं हम्म। अपने आप को स्टैंड कर पाना आई थिंक थोड़ी-सी ज़्यादा चैलेंजिंग है मीडिया की जॉब मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली जैसे करवा चौथ हुआ, हमारी ड्यूटी लगी है, हम हम्म। पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हाँ। करवा चौथ में चाँद निकलेगा और ऐसे-ऐसे दुनिया में ये जी। हुआ, इसने उसका चेहरा देखा। लेकिन पता चल रहा है कि हम अपने हस्बैंड का चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, अपना व्रत नहीं खोल पा रहे हैं क्योंकि ओ। हम ऑन ड्यूटी हैं ओ माय और सारी गॉड। ओ माय दुनिया ने गॉड। चाँद देख लिया है और उसके बाद हम रात को 10 बजे ड्यूटी ऑफ करके जा रहे हैं या 9 बजे जा रहे हैं। उसके बाद हम सब कर रहे हैं। तो दिवाली है, दिवाली पे दुनिया में दिए जल रहे हैं और हम अपने बच्चों के पास नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हमें ऑफ नहीं मिला है दिवाली पे क्योंकि मीडिया चैनल तो कभी बंद नहीं होते ना दिव्या जी। तो एग्जैक्टली। इसलिए ये सब चैलेंजेस हैं और जो आपका परिवार यदि इसको स्वीकार करता है तभी मुझे लगता है कि यदि आप इसमें आना चाहते हैं, तो फिर आप इसमें ईज़िली सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत चैलेंजिंग है लेकिन। जी। 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 और जैसे आपने बोला कि ये सच में एक बहुत बिटर ट्रुथ है कि लड़की को हमेशा उसकी एक अपीयरेंस से ही सोसाइटी आज भी जज करती है, जबकि आज समय इतना आगे बढ़ गया है, फिर भी लड़कियों के लिए लुक्स की इम्पोर्टेंस आज भी वही की वही हुँ, है। बट जैसे हुँ, आपने कहा कि आप में अगर अपने काम की नॉलेज है, जज्बा है, आप आगे बढ़ते रहेंगे तो दुनिया में सही लोग भी हैं। लेट ही सही आप सही प्लेटफॉर्म पे जरूर पहुंच जाएंगे, जैसे आज आप एक सही प्लेटफॉर्म पे पहुंच गई हैं जहां आपके काम की कद्र है। तो एक बार मैं अपने व्यूवर्स से
थोड़ा सा बातचीत कर लूं जिन्होंने हमें ज्वाइन जी। किया है, फिर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ नेहा शर्मा जी हैं। हेलो नेहा शर्मा जी, जयपुर से हैं, और मुझे बहुत अभी रिसेंटली पता चला कि ये सीतापुर से बिलोंग करती हैं, तो इनसे मेरा एक अलग ही कनेक्शन है दिल से। और ये हमेशा मेरे शो ज्वाइन करती हैं। थैंक यू नेहा फॉर सपोर्टिंग मी। रेखा अग्रवाल जी हैं। वाओ हमारे शहर में शुरुआत, ओके, ये एमपी की है मेरे ख्याल से, और भोपाल से शायद है। तो ये पोइटिस हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं, और मेरे शो में अक्सर थैंक यू। आती हैं। और दिव्या जी, आपका शो मैं मिस नहीं करती जी, मुझे पता है रेखा जी, थैंक यू वेरी मच। एंड श्रेयांश जोशी जी हमारे साथ हैं। ऑलवेज प्राउड ऑफ यू, आपके लिए कह रहे हैं। थैंक थैंक यू यू। हमें ज्वाइन करने के लिए। जी। तो जैसे कि अभी आपने बोला कि परिवार के सपोर्ट की, उसकी अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत है। तो आपके केस में फैमिली ने कितना अंडरस्टैंड किया, आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट कहाँ से मिला, एंड कैसे आपने ये चीजें समझाई अपनी फैमिली में कि मेरा जॉब भाई औरों से अलग है, मैं टीचिंग नहीं है ये, कैसे आपने बैलेंस किया, कैसे आपने समझाया? देखिए दिव्या जी, एक नारी होने के नाते, एक स्त्री होने के नाते मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि आप चीज़ों को आपके समझाने से कुछ नहीं होगा। आपको उन चीज़ों को फेस करना होगा और आपकी फैमिली आपके साथ सर्वाइव करेगी, तब वो बेहतर तरीके से समझेगी, यदि वो समझना चाहते हैं। और आप कह रही हैं कि किसने सपोर्ट किया, तो मैं तो कहूँगी मेरे जो मायका है मेरा, वहाँ से भी मुझे सपोर्ट मिला, तब मैं जाके इतना आगे आ पाई, क्योंकि मैंने तो ये काम 98 से ही शुरू कर दिया था। और उसके बाद मेरे ससुराल हम्म। वालों का पूरा सपोर्ट है, क्योंकि यदि उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती, मैं घर में होती और बच्चे संभाल रही होती। तो उनकी जी। वो चाहते हैं, और इन दोनों परिवारों का सपोर्ट है, इसीलिए शायद मैं आज यहाँ पर हूँ, क्योंकि बिना किसी सपोर्ट के, बिना मेरे हस्बैंड के सपोर्ट के शायद मैं इतनी दूर नहीं रह पाती। मैं यहाँ राजधानी रायपुर में रहती हूँ, और मेरा घर भोपाल में है। तो उन ओके। लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। तो बच्चे वहाँ मेरे इन-लॉज़ देखते हैं या मेरे मदर फादर देखते हैं टाइम टाइम पर। कभी बच्चा मेरे पास भी आता है, बेटा मेरे पास रहता है, तो वो मैं उसे तब देखती हूँ। मतलब सब मिल-जुल के कर रहे हैं, सबका प्रयास है, तब जाके मैं आगे बढ़ पाई हूँ। तो एक स्त्री, कहते हैं कि एक पुरुष के आगे बढ़ने के पीछे स्त्री का हाथ होता है, पर मैं ये कहती हूँ स्त्री हो या पुरुष हो, उसके आगे बढ़ने के पीछे उसको सपोर्ट उसका परिवार करता है, तभी वो आगे बढ़ पाता है। तो मेरे साथ भी इन सबकी ब्लेसिंग्स हैं। जी, जी। ये बहुत सही बात है। और ये बात अब वाक़ई जो कहते हैं ना कि औरत को बहुत समय से एक पिलर की तरह ही देखते आ रहे थे लोग। एक समाज में था कि ये पिलर है, एंड पूरा घर उसके ऊपर टिका है। उसका ही एक ज़िम्मेदारी थी सबको सपोर्ट करने की। और ये कहते थे कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो इन सब में कहीं न कहीं वो अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर देती थी, अपने ड्रीम सैक्रिफाइस कर देती थी। बट आज की समय में आज की जो नारी है, ये मानना, ये समझना बहुत जरूरी होगा कि उसके ड्रीम्स भी इम्पोर्टेंट है, उसकी पहचान भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस स्थिति में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि वाइफ हस्बैंड की परछाई है, जैसा कि हमेशा से चला आ रहा था। तो अब एक दूसरे के पूरक होना, ये डिफिनेशन चेंज होना बहुत जरूरी है। और जैसे आपने कहा कि आपको फैमिली से सपोर्ट है, तो तभी आप इतनी दूर रह पा रही हैं। बट कोरोना के केस में तो ये सिचुएशन और भी टफ हो गई होगी, जैसा मुझे लग रहा है कि ऑब्वियसली इस तरह की खबरें आना एंड दूर रहना तो कितना टफ है आपके लिए? ये एक सवाल ऐसा है जो अब मुझे लगता है कि हमारे जीवन काल में ये जो महामारी हमने देखी वाक़ई बहुत दुखद है, जिसमें जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है, पहले तो मैं उन्हें श्रद्धांजलि दूँगी, और वाक़ई में उनके परिवारों के प्रति हमारी सांत्वना है। लेकिन देखिए, ये टाइम सभी के लिए टफ है दिव्या जी, और हम लोगों के लिए इसलिए भी टफ रहा कि लगभग ज़्यादातर जो एसेंशियल सेवाओं में नहीं है, उसके अलावा बाकी लोगों ने घर पे आराम किया, छुट्टी मनाई। लेकिन हम लोगों ने नहीं मनाई। हमारी ड्यूटी उससे ज़्यादा हो गई जो आम दिनों में रहती है। तो मुझे लगता है कि ये मौका सबको नहीं मिलता, कुछ लोगों को मिलता है समाज की सेवा करने का। कम से कम घर बैठे लोगों को हम इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। वही एक तरह से सेवा का माध्यम हो सकता है, हम अपना काम कर रहे थे। दूसरा, इस कोरोना काल में चूँकि सब दूर थे, मेरा परिवार भी दूर है, और कई ऐसे मेरे जैसे लोग हैं जो दूर रहते हैं और अपना नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। तो ज़ाहिर तौर पे परिवार का इस समय ना होना, मतलब इससे इतने पैनिक भरे माहौल में ना होना, एक टेंशन तो क्रिएट करता है। आपको लगता है घर में सब ठीक है, कुछ दिक्कत तो नहीं हुई है, और बच्चे ठीक हैं, मैं यहाँ हूँ। चूँकि मैं ऑफ़िस से जाती थी तो इतने सारे लोग, 150 से 200 स्टाफ हमारे साथ बैठता था। मुझे टेंशन होती थी कि मैं जाऊँगी, बच्चे को छूऊँगी, उसके पास नहीं जा पाऊँगी, तो इसलिए मैंने उसको घर भिजवा दिया, मतलब मैंने भोपाल भिजवा दिया।
उसके बाद वो बड़ा चैलेंज था कि अकेले उस पैनिक सिचुएशन में रहना, रात को नींद नहीं आती थी क्योंकि दिन भर हम इतने आंकड़े पढ़ते हैं, इतनी खबरें पढ़ते हैं कि जी घबराता था, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद तो आपकी एक निजी लाइफ है। बहुत जी घबराता था, फ़ोन पे आप कितनी देर किसी से बात करोगे? इसके अलावा इस बीच मेरे हस्बैंड को भी कोरोना हुआ, तो मैं सारी दुनिया को बोलती थी ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, बिल्कुल रिस्क मत लीजिए। मैं अपने एंकरिंग शोज़ में बोला करती हूँ। सारे नियम कायदे उनको बताया करती हूँ, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के लिए इतना सा भी नहीं कर पाई। मैं मेरे भाई को भी हुआ, मेरा भाई भी इतना कोरोना कोरोना से पीड़ित हुआ, लेकिन जब हम अपनों के लिए नहीं कर पाते हैं तो दुःख होता है, पर लगता है ये हमारी ड्यूटी है। और हम ये जो इतना मेकअप करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि इसके पीछे का जो दर्द है, वो छुप जाए दरअसल, क्योंकि हम भी आप लोगों जैसे ही हैं। और दुःख भी होता है, रोना भी आता है, लेकिन इस मेकअप के पीछे सब कुछ छुपा लेते हैं। जी, बिल्कुल। बहुत वाक़ई बहुत चैलेंजिंग है, और एज़ अ वुमन मैं बिल्कुल कोरिलेट कर पा रही हूँ आपकी सिचुएशन से, कि अपने जब तकलीफ में होते हैं उससे आप दूर हो और कुछ कर ना पाए तो एक गिल्ट फीलिंग, और मेरे ख्याल से ये हर एक वर्किंग वुमन के अंदर ये गिल्ट फीलिंग रहती है पूरी उम्र, कि मैं ये दिव्या कर जी, सकती थी, मैं ये नहीं कर पाई। हाँ, और पता है हाँ। आपको, एक पत्नी होने के जी। नाते आपका पति यही चाहेगा कि जब उसको ऐसा हुआ तो उसकी दवाइयाँ, उसका खाना, उसकी देखभाल एक पत्नी करे। तो वो हम नहीं कर पा रहे थे। यदि हमारे बच्चे बीमार रहते हैं, कई बार हमारे बच्चे बीमार होते हैं, मुझे घरवाले बताते भी नहीं है कि उनको ये परेशानी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये दौड़ के आएगी, इसका काम डिस्टर्ब होगा और हुँ, हमारा सारा कुछ जो रहता है वो यहाँ से रहता है। इसीलिए इसको यहाँ से फ्री हुँ, रखना है। तो घरवाले हमेशा ये कोशिश करते हैं दरअसल, तो कई बार बताया भी नहीं जाता, कई बार तो घरवाले हॉस्पिटलाइज़ हो गए और हमें पता भी नहीं है। हम सारी दुनिया की खबर रखते हैं, लेकिन हम अपने घरवालों के लिए नहीं कर पाते। तो ये मुझे लगता है ये बड़ा चैलेंजिंग है और ये बड़ा दुःख भी पहुँचाता है कई बार कि हम वो भूमिकाएँ नहीं निभा पा रहे। मैं एंकर हूँ, ठीक है, सब मुझे टीवी पे देखते हैं, बहुत अच्छी तारीफ़ें लिखते हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन हुँ, क्या मैं एक बहू की भूमिका निभा पा रही हूँ? क्या मैं एक बेटी की भूमिका निभा हुँ, पा रही हूँ? क्या मैं एक माँ की भूमिका निभा पा रही हूँ? मैं हमेशा इसमें अपने आप को कई बार फ़ेल पाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उम, मतलब बैलेंस कर रहे हैं, और यदि ये काम कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आगे बच्चों के लिए ही इसका लाभ उन्हें मिलेगा, एग्ज़ैक्टली। या उनके लिए कर रहे हैं। तो मुझे किसी एक जगह को चुनना है, और इस चुनाव को लेकर मेरे दिमाग में हमेशा एक द्वंद चलता है कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं गलत कर रही हूँ। और मुझे लगता है हर जॉब करने वाली महिला के दिमाग में द्वंद चलता है कि मैं कितनी सही हूँ और मैं कितनी गलत हूँ। लेकिन उसके बावजूद हुँ। भी वो अपने आप को प्रूव करती रहती है, प्रूव करती रहती है, प्रूव करती रहती है। एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन आजकल जो बच्चे भी है ना, वो भी इस चीज को समझने लगे हैं। कई बार मेरे शो में भी हुँ, ऐसे मैम आई हैं, गेस्ट आए हैं ऐसे, जिन्होंने अपनी फीलिंग्स इस तरह से शेयर करी कि उन्हें गिल्ट होता था, बट सम डे उनके जब उन्होंने जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया फॉर उनकी फैमिली के लिए, तो उनके बच्चों ने खुद कहा कि नहीं आप मत छोड़ो, क्योंकि वो उनके ऊपर प्राउड फील करते हैं कि मेरी मम्मी वर्किंग है। तो ये भी एक बहुत अच्छा चेंज है। आजकल के बच्चे इतने कह सकते हैं कि एडजस्टिव हैं, इतने स्मार्ट हैं हाँ, कि समय की मांग को, सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझते हैं। और ये शायद इसीलिए है क्योंकि हम लेडीज वर्किंग हैं, इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है कि हम क्या इन्वायरमेंट दे रहे हैं, क्या हम सिखा रहे हैं, ये हम ही एग्जाम्पल बनते हैं। तो ये एक मैसेज मैं देना चाहती हूँ अपने प्लेटफॉर्म से, कि अक्सर हम मीडिया को लेके बहुत सारी बातें करते हैं। आजकल तो एक ट्रेंड बन गया है कि मीडिया के बारे में, कि मीडिया बिकी हुई है, ये मीडिया, हुँ, ये चैनल फलाना पार्टी से खरीदा हुआ है, फलाना पार्टी ने इस चैनल को खरीदा हुआ है, अच्छा ये तो सिर्फ इसके बारे में बोलेगा। हम खबरों पे यकीन नहीं करते। हम हुँ, मतलब एक ये बहुत खराब सी इमेज सोसाइटी में बनती जा रही है कि मीडिया बिका हुआ है। तो हुँ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, आप जबकि उसमें हैं, और इतने सारे चैलेंजेस भी हैं, टफ जॉब है, और एक तरह से आप सोसाइटी के लिए ही कर रहे हैं, उनको एक इम्पोर्टेंट जानकारी देना, पहुंचाना, ये भी एक सोसाइटी का ही काम है, सोशल सर्विस का ही काम है एक तरह से कह लीजिए तो आप इस बारे में, इस चीज के लिए क्या क्या फील करती हैं जब सोसाइटी में लोग इस तरह से बोलते हैं मीडिया के लिए तो? दिव्या जी, वाक़ई में बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं दूर नहीं जाऊँगी, मैं जब अपने परिवार में किसी फैमिली फंक्शन में कभी इत्तेफ़ाक़न हमारा शामिल होना होता है, तो लोग बोलते हैं, "ये तो ऐसा नहीं था ना, ये ऐसा था, लेकिन आप लोग ऐसा बनाते हैं क्योंकि आप लोगों को हम्म, विज्ञापन चाहिए, क्योंकि आप लोगों को टीआरपी चाहिए।" तो ये हम आए दिन हम्म, सुनते हैं, और एक्चुअली कुछ लोगों की वज़ह से वाक़ई मीडिया बदनाम हो गया है।
लेकिन मैं एफबी पे जितने भी इस वक्त साथी हैं, और दिव्या जी आप भी एक होस्ट हैं, तो मैं ऐसा उम्मीद करूंगी कि देखिए सब कुछ गलत नहीं होता है, सब गलत नहीं होते हैं, आपके घर में भी आपकी उंगलियां भी शायद ये सब बराबर नहीं है, और इसमें भी अंतर है, ऐसे सब में अंतर होता है, और कुछ लोगों की वजह से आप सबको इसमें मत धकेलिए कि सब ऐसा करते हैं। जो किसी हम्म। विश्वसनीय चैनल पर दिखाई जा रही खबर है तो वो सच्ची होती है, और यदि वो गलत होती तो चैनल उसका खंडन भी करते हैं। हम वो नहीं करते हैं, हम कोई सोशल मीडिया वैसा वाला नहीं है कि कोई भी मैसेज आया और उसको हम वायरल करने लगे। हमारे पास एक सोर्स होता है, सोर्स के साथ साथ उसके पक्का सबूत होते हैं, तभी हम ब्रॉडकास्ट करते हैं खबरों को, तभी हम दिखाते हैं, अदरवाइज हम उस खबर को रोक देते हैं। देखिए मीडिया चैनल में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी इंसानी हैं, और जी। कुछ गलतियां होती है सबसे, लेकिन उसको तुरंत ठीक भी कर लेते हैं, कोशिश यही रहती है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से मुझे नहीं लगता कि आपको सबको गलत समझना चाहिए, और स्पेशली वाकई में जिस जगह पर आप रहते हो वहां गवर्नमेंट का कुछ दबाव रहता है, लेकिन वो दबाव के बीच हम काम नहीं कर पाते, ऐसा कम से कम भारत में फिलहाल ऐसा नहीं है कि मीडिया पूरी तरीके से बिक गई है। और आप लोगों की राय कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए हो सकती है, पर मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब पत्रकारों को, सब जर्नलिस्ट को, पूरे जर्नलिज्म को बदनाम मत कीजिए। सब ऐसा नहीं कर रहे हैं, कुछ शुद्ध रूप से पत्रकारिता कर रहे हैं, उनका कम से कम सम्मान कीजिए। जी बिल्कुल। और यही मैं भी मैसेज देना चाह रही थी कि जैसे आपने पहले बोला कि इतने चैलेंजेस के बाद भी आप लोग अपने ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो के हम्म। दंगे हो, चाहे जो भी सिचुएशन हो, आपको अपनी ड्यूटी करनी है, तो एटलीस्ट इस जज्बे को हमें समझना चाहिए, इसके रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि हर इंसान गलत नहीं होता। और अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि पॉलिटिकल प्रेशर रहता है मीडिया हाउस पे। हम्म। हम्म। डेफिनेटली ये बात सभी जानते हैं। तो इन चीजों को लेके कभी लाइफ में ऐसा चैलेंज आया कि आपको, आप दुविधा में हो कि अब क्या करें, अब तो सिचुएशन बहुत खराब होने वाली है, लाइक ऐसा कुछ हम्म। हुआ लाइफ में अभी तक? नहीं, नहीं। ऐसे कभी देखिए हमने, हाँ, हमने ऐसे डायरेक्ट तो नहीं फेस किया, और शायद हम्म। संस्थान के जो संस्थान है वो शायद किसी तरह से फेस भी करते होंगे, लेकिन वो एक बहुत अच्छी बात है कि उसको वो डायरेक्ट उसका प्रभाव नहीं पड़ने देते, और वो उन चीजों को हम्म। मैनेज करते। देखिए सब कुछ दिख रहा है, जो कुछ है सब कुछ दिख रहा है, यदि कोरोना में हम्म। लोगों की मौतें हो रही है वही हम दिखा हम्म। रहे हैं, इसमें कुछ फेक नहीं है। शमशान घाटों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इसमें कुछ फेक नहीं है, ऐसा सच हुआ है। हाँ, आंकड़ों में गवर्नमेंट खेल कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद हम्म। भी हम लोग ऐसा करते हैं। कुछ जर्नलिस्ट जो हैं उनको तो बाकायदा बैन कर दिया गया है यदि वो सच बोला है उन्होंने। तो देखिए हम ओ। इंफॉर्मेशन पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, और सभी मीडिया चैनल्स करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से कोई भी सही नहीं है, आप भी सही नहीं है, मैं ये भी कहूंगी जो दर्शक है वो भी सही नहीं है। आप जो देखना चाहते हैं दरअसल वो दिखाया हम्म। जाता है, मैं वो इंफोटेनमेंट मीडिया दिखाया की जाता बात कर रही हूँ। तो है, इसलिए एग्जैक्टली। प्लीज मुझे लगता है कि आपको अपने विचारों को में प्योरिटी लानी होगी, और आपको समझना होगा, इतने समझदार हम सब हैं, और हमें पता है कि क्या गलत और क्या सही हो सकता है। हम कह रहे हैं कि आज हमारे पास वो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, आप लोग आवाज उठाइए ना, बजाय क्रिटिसाइज करने के लोगों को, आप करिए हम्म। उसके लिए, और आप लोग आगे आइए, बजाय सरकार को पूरे टाइम दोष देने के, बजाय मीडिया चैनल्स को दोष देने के, आप लोग आगे आइए, और सबके सहयोग से ही ये देश आगे बढ़ेगा। और यदि कुछ गलत हो रहा है तो हम वो देखना चाहते हैं, इसलिए लोग बिक गए हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमको सच बोलने की आदत डालनी चाहिए, और सच सुनने की आदत डालनी चाहिए, तो जी। बहुत सारी सिचुएशंस जो है वो ठीक हो सकती है, मुझे ऐसे जी। लगता है। जी बिल्कुल। और ये जो आपने बात कही, ये वास्तव में सोशल मीडिया के प्रति इधर कुछ सालों में बहुत ज्यादा रुझान लोगों का बढ़ा है। और शायद उसका जी। रीजन यही है कि अ, एक ट्रस्ट लेवल जो होता है वो कम हो गया है हमारी जो हम्म। मीडिया पे है, कुछ और पॉलिटिकल रीजन से भी, कुछ और रीजन से भी। और इसका रीजन जो आपने कहा वास्तव में हम ही है, हम वही देखना चाहते हैं जो देखना चाहते हैं, क्योंकि वो तो बिजनेस है, कहीं ना कहीं वो बिजनेस तो इन्वॉल्व है ना। वो वही दिखाएंगे जो हम देखना चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा। और ये निगेटिविटी हमारी सोसाइटी में ही है कि हम निगेटिव चीजों को ज्यादा देखते हैं, हाँ, बार बार देखना चाहते हैं, पॉजिटिव चीजों को कम सपोर्ट करते हैं। तो ये एक बेसिक चेंज हमें खुद के अंदर करना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये ये कहते बहुत हैं इम्पोर्टेंट। दिव्या जी, ये लोग कहते हैं कि यदि पैसा होगा तो हर खबर दबा ली जाएगी, और ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या विजय माल्या के पास पैसा नहीं था क्या? लेकिन एग्जैक्टली। उसे सच सामने आया, उसे सब कुछ लेकर आए हैं, एग्जैक्टली। जितने भी देश छोड़कर भागे हैं वो सब सामने आए हैं। अब आपको सिर्फ गलत देखना है तो आप गलत को ही पोस्ट करोगे, गलत को ही फॉरवर्ड करोगे, गलत के बारे में ही बातें करोगे, लेकिन उसमें आपको पॉजिटिविटी ढूंढनी पड़ेगी।
एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, डिपेंड करता है आपकी सोच पर कि आप क्या देखते हैं। दिव्या जी, एक चीज और मैं फेस करना आपसे सॉरी शेयर जी करना चाहूंगी, जो मैं अक्सर फेस करती हूँ अपने यहाँ। जैसे एक खबर थी और उसमें किसान जो था वो बेहद मजबूर हो गया था, मतलब उसके पास पैसे नहीं बचे थे, जो कि हमारे किसान भाइयों के साथ क्राइसिस चलती है, उस वजह से आर्थिक जी। रूप से काफी संकट में था। तो उसने क्या किया कि अपनी दो बेटियों को बैल बना के और खेत हम्म। मतलब उनसे वो जोतने के लिए बोला। तो देखिए, दो नजरिए होते हैं। मैं उस संस्थान का नाम भी नहीं लूंगी जहां मैं थी उस दौरान, और जो मेरे हम्म। संपादक थे, तो मैंने बोला कि वो कहने लगे कि सुनो, इसको तुम्हें अच्छे से वो करना है, और देखो मजबूर, मतलब पिता अपनी बेटियों को कंधे पे और वो लगा के उन्हें बैल बना के और उसे खेत में जुतवा रहा है, काफी गलत है ऐसा वैसा, और इसमें इसको एकदम चिल्ला चिल्ला के और लोगों को वो करके बताना है। मैंने कहा कि सर मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे इसमें गलत नहीं लगता। वो अपने पिता की सहायता कर रही हैं, और वो दोनों लड़की मतलब कर सकती है, इसलिए अपने पिता की सहायता कर रही है। वो आर्थिक रूप से परेशान है, अलग है, लेकिन हम इसको इस तरह से क्यों बताएं कि ये काम सिर्फ बेटे कर सकते हैं, बेटियां नहीं कर सकती। तो राइट। मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगी। तो उन्होंने मुझे फिर स्ट्रिक्टली स्टूडियो में आके बोला कि सुनो, तुम्हें ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें जो लोग देखना चाहते हैं तुम्हें वही करना होगा। मतलब लोग इस तरह उसे एक इंटरटेनमेंट की तरह देखना चाहते थे कि हाँ, या नारियों को सशक्तिकरण की आवश्यकता है, वो उस तरह का कोई मैसेज देना चाहते थे शायद। मैं उनसे डिसएग्री थी, और फिर भी, लेकिन चूंकि आप सर हैं और आपको उनकी बात माननी पड़ेगी, मैंने उसे उस हिसाब से पढ़ा जितना मैं उसे मोल्ड कर सकती थी। लेकिन सिचुएशन आए दिन आती है, जैसे बलात्कार की घटनाएं होती हैं अक्सर, और हम लोग पढ़ते हैं, कई बार गला रूंध जाता है पढ़ते पढ़ते, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मैं भी बहन हूँ, मैं भी किसी की बहू हूँ, बेटी हूँ। तो जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो अंदर तक रूह कांप जाती है। आप जब पढ़ते हो ना हेडलाइन, अब जब आप खबर पढ़ते हो तो आप उसे पढ़ रहे होते हो, लेकिन आपके मन में बहुत सारी शंकाएं चल रही होती है, स्पेशली जब आप माँ बन जाते हो। कई बार ऐसा हुआ कि हेडलाइन पढ़ते पढ़ते मुझे आंसू आ गए, गला भर आया मेरा, लेकिन मैंने मैंने उन फीलिंग्स को छुपाया और अपना काम किया, क्योंकि मेरा धर्म ये था कि मैं उस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से डिलीवर करूं, दर्शकों तक पहुंचाऊं। तो कई बार दुख होता था, हेडलाइन के बाद ब्रेक तक लेना पड़ जाता था, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति बनी कि बहुत ज्यादा, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पाते अपने इमोशंस पे। तो फिर मुझे हम्म। ये बोला गया कि यार तुम एंकर हो, तुम ना ये अपनी माँ वाली भावना, बेटी वाली भावना और बहुत ज्यादा भावनात्मक होकर सोचा मत करो, तुम थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाओ। मुझे आज भी कहा जाता है दिव्या जी, लेकिन मुझे लगता है कि एक लड़की के अंदर जो फीलिंग्स हैं, एक माँ की जो फीलिंग्स हैं, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। वो एग्जैक्टली। प्रोफेशन अलग है और वो फीलिंग्स अलग हैं। तो इन चीजों से भी हम दो चार होते हैं, और दिन भर होते हैं, हमारे साथ भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, घर की कुछ टेंशन्स होती हैं, लेकिन वो टेंशन हमको कैमरे पे दिखना नहीं चाहिए। इसके लिए हम ढेर सारा मेकअप लगाते हैं और हम्म। स्माइल करते रहते हैं हमेशा, नमस्कार, बहुत स्वागत है और ऐसा वैसा इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन ये एक रंगमंच है, और हम इसे रंगमंच की तरह रोज इसमें एक रोल प्ले करते हैं, जो कि बहुत टफ है, जिसके बारे में पता नहीं है कि अगले पल क्या होने वाला है, लेकिन करते हैं। जी। जी। एक बार आपके बहुत सारे फ्रेंड यहाँ पे आ चुके हैं, तो एक बार हम सबसे हेलो करेंगे, सबका स्वागत करेंगे, जी और उसके बाद मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। तो बी रेडी प्लीज। हमारे साथ आभा जोशी जी हैं, वेरी नाइस इंटरव्यू, सोनल भारद्वाज कौशल एंड सौरभ भारद्वाज जी हैं थैंक जो यू। कह रहे हैं प्राउड ऑफ यू दी। रेखा अग्रवाल जी हैं, ओके, थैंक यू मैम मेरा सपोर्ट करने के लिए। शिवानी नागड़ा जी हैं, ये यूके से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वाह, गुड थैंक यू। गोइंग दिव्या, थैंक यू। एंड हर्षिता श्रेयांश जोशी जी हैं, यू आर एन इंस्पिरेशन सोनल भारद्वाज, वाओ। एंड थैंक यू। रविंद्र जोशी जी हैं जो कह रहे हैं प्राउड ऑफ यू सोनल। प्रकृति भारद्वाज जी हैं जो कह रहे हैं कीप साइनिंग। नेहा कौशल जी हैं जो कह रही हैं गुड गोइंग भाभी, ओके, ये आपकी ननद जी, है। मेरी एस सिस्टर एन इन लॉ है, भारद्वाज सिस्टर इन जी, लॉ है। जी जी जी, एस एन भारद्वाज जी हैं जो कह रहे हैं सोनल आप ग्रेट हो। मोना कौशल जी हैं जो स्वागत कर रही हैं, एंड रेखा अग्रवाल जी कह रही हैं तेलंगाना से हैं ये, अच्छा ओके, जी, वो जो कह रही थी कि नमस्कार। मेरे एरिया से शुरुआत हुई। हर्षिता जी श्रेयांश जोशी जी, यू आर अवर स्ट्रॉन्गेस्ट क्वीन, ओके। तो बहुत सारे लोग हैं जो आपके फैन हैं, एंड आपके सपोर्ट में हैं, आपकी फैमिली है। और ये सच में अपनी जो सबसे बड़ी ताकत होती है, वो वही लोग होते हैं जो आपसे प्यार करते हैं। और जी जो मैंने कहा कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो जी जरूर। स्पेशली फॉर लेडीज है कि आपने जैसे बोला कि बहुत जरूरी होता है मीडिया में आप
टीवी पे आ रहे हैं, आप कैमरे के ऊपर हैं, तो आपका अच्छा दिखना बहुत जरूरी होता है। तो ये लाइफ में बहुत सारे फेज आते रहते हैं, उससे हमारे फेस पे, हमारी अपीयरेंस पे फर्क पड़ता रहता है। जी लाइक स्ट्रेस भी बहुत होता है, कई बार रात में जगना बहुत पड़ता है, जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद भी आपने ये सब चीजें फेस करी होंगी। जी की तो है मैंने। कैसे आपने, कैसे मेंटेन किया अपने आप को, कैसे आप क्या सलाह देना चाहोगे कि अगर इस तरह से है तो कैसे आपने आप कैसे देखिए, वापस, कहते हैं ना कि एक फॉर्म में आए? हाँ। हुँ। देखिए, इसके लिए आपको हमेशा दिन-रात मेहनत करनी होगी और हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करना होगा। सकारात्मक रहने की आवश्यकता हमेशा बनी हुई है और बने रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जॉब आपसे हर पल, हर तरह की, मैंने आपसे कहा कि कई सारी टेंशन्स होती हैं। कई बार हम लोग रात-रात भर सोते नहीं और अगले दिन सुबह मॉर्निंग 6 ओ क्लॉक से आपकी ड्यूटी होती है। तो आपके फेस हम्म। पे स्वेलिंग होती है, आपकी आँखें सूजी हुई होती हैं। आपको हम्म। आपको मेकअप भी करना है और आपको आपका आपका जो संस्थान है वो आपसे ये उम्मीद करता है कि एक फ्रेश चेहरा सुबह दिखाई दे। लेकिन आपकी नौकरी जी। है, आप उसको, आपके साथ कुछ हुआ है तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, मतलब घर में कुछ भी विवाद हुआ है, या मैं बीमार थी, या मुझे जुकाम जी। है तो इस वजह से मेरा चेहरा ठीक नहीं है। आपकी ड्यूटी है जी और नहीं। शो मस्ट गो ऑन। तो कई बार हमारे जी। साथ ऐसा होता था। अ, हम कोशिश करते थे छुपाने की, और मैंने आपसे कहा ना दिव्या जी कि यदि आप कुछ ठान लो कि आप ऐसा करोगे हम्म। तो वैसा हो हम्म। जाता है, और आपके आसपास की जी। जो वेव, आप जो आपके आसपास ऑरा है वो वैसा क्रिएट होने हम्म। लगता है। मेंटेन कैसे किया? देखिए, कई बार आपको लगता है कि हाँ आप मोटे हो गए। मैंने आपसे कहा कि मेरी कई नौकरियां इसकी वजह से चली गई, क्योंकि लेकिन मैं उस टाइम माँ बनी थी, तो मैं चाहती थी कि मैं अपने बच्चे को कम से कम जो प्रॉपर उसको फीड कराना होता है, जो उसकी उसकी देखभाल करनी होती है, तो मेरे लिए वो प्राथमिकता है। दिव्या जी, वैसे मैंने दिल्ली में लगभग 4 से 5 साल काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे जब लगा कि नहीं, यहाँ नौकरी करने से बेहतर है कि मैं अपने परिवार की देखभाल पहले करूं, क्योंकि वो मेरी प्राथमिकता है। यदि मेरे अंदर टैलेंट है तो मुझे नौकरी कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन मुझे मेरे परिवार को देखना है। तो मैं लौट कर आ गई भोपाल, और उसके बाद मैं आज भी यदि जाना चाहूँ, कोशिश करना चाहूँ तो मैं जा सकती हूँ। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरा परिवार जो है उसको भी मुझे देखना है, वो मेरी प्राथमिकता है। तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें उसके साथ एडजस्ट कर रही हूँ। और रही बात अपने आप को मेंटेन रखने की, तो मैंने आपसे कहा ना कि हमारी जॉब ऐसी है कि आपको यहाँ से फ्री रहना पड़ता है। और मुझे लगता है ये हर औरत करती है अपने घर में भी। आपके कमरे में आपके हस्बैंड से आपकी कुछ हॉट टॉक हुई है, लेकिन बाहर आप बाकी फैमिली को नहीं बताना है आपको, तो आप स्माइल करोगे। आप कई ऐसी औरतें हैं जो ये अच्छे से कर लेती हैं और उनके परिवार बहुत अच्छे से चलते हैं। मुझे लगता है कि हर औरत अपनी ज़िंदगी में दिन सुबह से लेके रात तक थोड़ा ना कुछ रंगमंच के कलाकार की तरह एक निभाती है पार्ट ऑफ लाइफ, और मुझे लगता है वो रोल प्ले करती है। और हम भी वैसे ही हैं, हमें भी ऐसे ही करना होता है। मेंटेन रखने के लिए कोशिश करते हैं, अच्छा खाएं, एक्सरसाइज करें। हालांकि कई बार वो संभव नहीं होता, यदि आप रात भर नहीं सोए तो सुबह आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते। लेकिन जब आपको पता चलता है ना कि आपको ऑफ एयर कर दिया जाएगा, तो आप अपने आप सुबह जागते हो और आप फिर एक्सरसाइज करते हो। तो ये कुछ वैसा ही है। मतलब मैं कहती हूँ कि हर महिला हर महिला अपने आप में संपूर्ण है और उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। जो घर में रह के महिलाएं काम कर रही हैं, शायद मैं उनके जैसी नहीं बन पा रही हूँ, या मैं उनके जैसा नहीं कर सकती हूँ, वो मेरे जैसा नहीं बन सकती है, लेकिन जो जहां है वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है, और इसीलिए शायद आज समाज चल रहा है। और आज भी हमारे भारतीय संस्कृति में परिवार की जो महत्ता है वो बनी हुई है, और मुझे लगता है उसमें सभी को सहयोग करना चाहिए, परिवार के सभी लोगों को। तो आपकी जिंदगी बहुत खुशहाल हो सकती है, आप मतलब बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हो। जी। जी। चैलेंजेस हैं दिव्या जी, बाहर आ, भी हैं और घर में भी हैं। जी। हम्म। जी बिल्कुल। अ, जैसे कि ये मीडिया का जो क्षेत्र है, बल्कि कोई भी प्राइवेट जितने भी जॉब्स होते हैं उनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है ना? जी तो एक एज अ वुमेन हर जगह आपके लिए चैलेंजेस हमेशा एक्स्ट्रा होते हैं, हमेशा। तो जी मीडिया में आपके लिए मैं पूछना चाहूंगी कि आपने, आपके सामने इस तरह के कितने चैलेंजेस, जबकि हमारा समाज चाहे जितना भी एडवांस हो जाए बट है तो अभी पुरुष प्रधान ही। तो इस हाँ। कंडीशन में आपको एज अ कंपटीशन आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए कितने चैलेंजेस आते हैं, किस तरह की सिचुएशंस हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं? देखिए, जी,
दिव्या जी, महिलाओं को हमेशा अपने आप को प्रूव करना होता है, अपने घर में भी प्रूव करना होता है और बाहर तो प्रोफेशन में करना ही होता है। स्पेशली जब आप एक औरत हो और आपका परिवार है, आपके बच्चे भी हैं, तो वो चैलेंज जो है वो हम्म। डबल हो जाता है। मतलब आज के समय में मैंने कहा ना आपसे कि यदि सीधी लाइन आप जाना चाहते हो तो बड़ा मुश्किल होगा, और यदि आप हम्म। शॉर्टकट अपनाना चाहते हो थोड़ा इजी हो जाता है। हालांकि मैं यही कहूंगी सभी मेरी महिला साथियों से कि शॉर्टकट सिर्फ कुछ समय के लिए रहता है। यदि आप लॉन्ग टर्म चलना चाहते हो तो फिर आपको ईमानदारी से और अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये चैलेंजेस जो आप कह रही है वाकई में हम फेस करते हैं। जब कोई पॉलिटिकल डिबेट होती है तो जो पुरुष प्रधान समाज है या कहें कि जो पुरुष वर्ग होता है उसे लगता है कि ये महिला है, इसको नहीं पता होगा पॉलिटिकल, इसको नॉलेज नहीं होगा, इसको घर गृहस्थी और 8 मार्च महिला दिवस के कार्यक्रम ये बेहतर कर पाएगी, ये पॉलिटिकल इश्यूज पर डिबेट नहीं कर पाएगी, ये हम्म। ये ऐसा नहीं कर पाएगी, उनसे बात नहीं कर पाएगी, वो शब्द नहीं है, वो वोकेबलरी नहीं है। मतलब इस तरह के चैलेंजेस हम लोग रात दिन फेस करते हैं और अपने आप को प्रूव करते हैं। मुझे लगता है कि हालांकि इस परंपरा को तोड़ा है भारतीय मीडिया ने, और आज के समय में जो टॉप चैनल्स हैं उसमें सिर्फ महिलाएं ही कब्जा की होती हैं प्राइम टाइम में। जी। जी। तो भी लोग मैं कहते हैं बहुत। कि अरे इनको ये जो प्राइम टाइम है ये कैसे मिला है, मतलब हाँ। हम औरतों में से ही कहते हैं कि कैसे मिला है हमें पता है। ऐसा नहीं है, ऐसे ही नहीं, आपको मिल भी गया तो भी उस सीट पर बैठना और 1 2 घंटे 3 घंटे कंटिन्यू बोलना, उसके लिए भी अकल चाहिए, उसके लिए भी पढ़ाई करनी होती है, उसके लिए भी। हम्म। इसलिए प्लीज ऐसा बोलकर सभी महिलाओं का अनादर ना किया करें कि प्राइम टाइम मिला है तो इस वजह से मिला है। और ऐसी हम्म। सब नहीं है, यदि किसी को मिला भी है तो वो ईश्वर जाने। लेकिन हम तो बस यही चाहेंगे कि आप गेहूं के साथ घुन को पीसने वाली जो वो प्रवृत्ति है ना वो खत्म होनी चाहिए। कुछ लोग हो सकते हैं, ये सब ऐसे नहीं है। महिलाओं में भी काबिलियत है, यदि वो पुरुषों के समान कमा सकती हैं, पुरुषों के समान उतने ही बराबर ड्यूटी आवर्स कर सकती हैं। और हम्म। पुरुष तो सिर्फ घर से लंच लेकर आते हैं और फिर 9 10 घंटे की ड्यूटी करते हैं। महिलाएं पहले घर में लंच प्रिपेयर करती हैं, अपने घर के सभी जी। सदस्यों का ध्यान रखकर, अपने बच्चों को नहला धुलाकर स्कूल भेजकर फिर ऑफिस आती हैं। फिर इस शिफ्ट के खत्म होने के बाद फिर दूसरी शिफ्ट अपने घर जाने के बाद करती हैं। रात को 12 बजे सोती हैं और फिर अगले दिन 6 बजे फिर उठती हैं। और कई महिलाएं तो रात को 2 2 3 3 बजे तक काम करती हैं और फिर उठती हैं। इसलिए आप कैसे ये कह सकते हैं कि कोई महिला जो है पुरुष के बराबर नहीं है। शारीरिक रूप से भी अब तो महिलाएं पुरुषों की बराबरी करने लगी हैं। मैंने माना कि प्रकृति ने पुरुष और नारी को अलग बनाया है, लेकिन उसके बावजूद जी। भी चैलेंज कर रही है महिलाएं आपको कि बिल्कुल। उस बदलाव के बावजूद भी वो आपसे ज्यादा मेहनत करती हैं। जी। जी बिल्कुल। मोना मोना कौशल जी कह रही हैं, वाह शानदार, बहुत सुंदर बात कही आपने जी, बिल्कुल सही है। और थैंक यू। मैंने खुद क्वेश्चन किया था प्राइवेट एंड मीडिया का, और मैंने ये चीज अपनी गवर्नमेंट जॉब में फेस करी है। मैन ईगो एंड हम्म। जो ये होता है ना, वो जो ये स्वीकार नहीं कर पाते कि कोई लड़की या कोई महिला अपनी काबिलियत से ऊपर जा सकती है, तो वो इस हाँ तरह की बातें, इस तरह की साजिशें, इस तरह की अफवाहें, बिल्कुल सबसे आसान तरीका होता है उनके लिए ये कि बस ये एक दो लाइन बोल दो एंड उसके सारे किए हाँ। कराए पे आप पानी फेर सकते हो। बिल्कुल। और तो दिव्या जी मैं एक चीज और शेयर करूंगी यहाँ से आपसे कि पता है जी क्या जी होता है जब पुरुष आपकी बराबरी नहीं कर पाता ना, मतलब मैं प्रोफेशन की बात करी, जब पुरुष आपकी बराबरी नहीं कर पाता ना, तब फिर वो आपके चरित्र पर उंगलियां उठाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि वो अंदर से बिल्कुल। टूट जाएगी। जब उस पर चरित्र पे उंगलियां हम्म। उठाई जाएंगी तो वो अंदर से टूटेगी और अंदर से डिस्टर्ब होगी, तो जाहिर तौर पर ये काम नहीं करेगा। और जब आपका दिमाग काम नहीं करेगा तो आप प्रेजेंटेशन गलत करोगे और उसके बाद आप नजरों में आओगे लोगों की कि ये बोल नहीं पा रही है, फंबल कर रही है, इसको पता नहीं है, क्योंकि आप डिस्टर्ब हो जाओगे ना, आप किसी चीज में अपना एग्जैक्टली। पूरा नहीं दे पाओगे, संपूर्ण नहीं दे हंड्रेड पाओगे, तो जाहिर परसेंट तौर पे फिर राइट। हाँ, तो वो एक स्ट्रैटेजी होती है। मतलब आपके ऊपर यदि महिला बॉस है तो पुरुष प्रधान समाज ये बर्दाश्त नहीं करता, ये सच है। नहीं कर ये पाएगा। आज भी ये सच है, सच है। भले वो महिलाओं के लिए आरक्षण मांग रहा है 50%, लेकिन मन में कहीं ना हम्म। कहीं उसे लगता है कि औरतें तो घर में ही अच्छी हैं, बच्चे संभालती ही करेक्ट। अच्छी हैं। वो ये जो एक चीज है ना, ये अभी हमारे समाज से गई नहीं है। भले हम चिल्ला नहीं चिल्ला गई के है। नारे लगा रहे हैं रोडों पर कि हमें सशक्तिकरण करना है, लेकिन एक्चुअली हम जो है जी। वो हम ब्रॉड माइंडेड अभी हुए नहीं है महिलाओं के प्रति। जी बिल्कुल। जो ये बात आपने कही है। हाँ जी। जी जी। आप कुछ कह रही थी। नहीं, मैं यही कह रही थी कि अभी मुझे सशक्तिकरण नहीं चाहिए, मुझे महिलाओं के लिए सशक्तिकरण नहीं चाहिए, क्योंकि वो सशक्त खुद बन जाएगी। यानी उन्हें घर से सम्मान मिलने लगे, यदि उन्हें समाज से सम्मान मिलने लगे, और सबसे पहले वो सुरक्षित हो जाएं। आज लड़कियां घर से जी। बाहर जाती हैं तो एक माँ परेशान रहती है कि बेटी बाहर गई है, वो सही सलामत लौट के आएगी। तो मुझे लगता है कि आज के समय में आप महिलाओं के सशक्तिकरण को छोड़िए, पहले आप
पुरुषों को सही शिक्षा दीक्षा दीजिए, घर के लड़कों को सही पाठ पढ़ाइए, ताकि वो रोड पर चलती लड़कियों को छेड़े ना, उनके साथ वो गंदी मानसिकता के साथ वो पेश ना आए। तो मुझे लगता है पहले लड़कों को समझाने की ज्यादा आवश्यकता है। लड़कियों पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, उनको घरों में बंद रखते हैं, उनको कहते हैं जोर से हंसना नहीं, जोर से बोलना नहीं, ऐसे कपड़े पहनना नहीं, ऐसे जाना नहीं। इससे बेहतर यह है कि आप अपने परिवार के लड़के को संस्कारवान बनाइए। और रही बात लड़कियों की, तो मैं ये मानती हूँ कि हर चीज एक लिमिट में अच्छी लगती है। और आपको पता है कि आपकी सीमाएं क्या हैं, आपको पता है कि आप किस माहौल में हैं, अपने आसपास माहौल देखिए और उसके बाद उस तरह का बिहेव करिए। मैं नहीं कहती हूँ कि झंडा बुलंद कर दीजिए कि नहीं, हम गाँव में जा रहे हैं, हम शॉर्ट और मिनी ही पहनकर जाएंगे क्योंकि हम ऐसा पसंद जी करते हैं। नहीं, हर चीज की गरिमा एक महिला और एक पुरुष दोनों को रखनी चाहिए। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से रिश्ते और समाज के लिए हम कुछ कर सकते जी, बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने ये कही। और हमारे साथ में मीनू जी जुड़ी हुई हैं। वो कह रही हैं। हैं मिनी वेरी शक्कर नाइस। पाई जी। जी जी जी। जी। और मेरे शो के दो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी। शो को शुरू करने का पर्पस ही वही था कि लाइफ एंड सक्सेस को लेके बहुत सारे मन में क्वेश्चंस थे। तो मैंने कहा कि किताबों से पढ़ने से बेटर है कि मैं लोगों से डायरेक्ट पूछ लूं। तो ये शो स्टार्ट वैसे ही हुआ। तो मैं आपसे भी जरूर जानना चाहूंगी कि लाइफ के मतलब आपके लिए क्या है, और आपको कब लगेगा कि आप अपनी लाइफ में अब सक्सेसफुल हैं। लाइफ में सक्सेस के मायने, दिव्या जी, लाइफ सक्सेस आपकी हो सकती है। और मैं कहती हूँ कि आपको रोज मौका मिलता है। प्यार में एक ऐसी शक्ति है, मतलब लव, चाहे आपके प्रोफेशन में आपको मिले, लव मतलब सम्मान से मतलब है, एक प्यार मतलब सम्मान। वो प्रेम जो आपको घर से मिले और आपको अपने कर्म से मिले, आपके काम से मिले, आपके अपनों से मिले, आप जहाँ काम करें, तो मुझे लगता है आप बहुत ऊंचाइयों पे जा सकते हो। और प्रेम के बिना इस दुनिया की कल्पना करना मुश्किल है। मुझे लगता है एक दूसरे का सम्मान करें तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो सकती है। और प्रेम की शक्ति जो होती है वो ही जीवन में सक्सेस है। जिसके पास प्रेम है मतलब अपने हैं, जिसके पास खुशियां हैं, शांति है, दरअसल वही सक्सेस है। जब मुझे शांति मिलेगी, और शांति से मतलब ये कि जरूरी नहीं है कि मैं सोने के सिंहासन पे सवार बैठ जाऊं या किसी में बहुत बड़े चैनल में जाके एंकरिंग करूं तभी वो सक्सेस हुई। सक्सेस कब होगी? जब मैं मेरे परिवार के यानी मेरे बच्चे, जो मैं चाहती हूँ कि उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा मिले और वो एक बहुत सही जगह सेटल हों, जब मेरे परिवार में खुशियां हों, कोई किसी तरह की किसी को दिक्कत ना हो, और मैं भी अपनी खुशी से मैं जो चाहूं, जैसे आज आप एक अच्छा काम कर रही हैं, सामाजिक उसके रूप में आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो मैं ये चाहूंगी कि आप खुश है ना, यही तो खुशी है, यही तो सक्सेस है। मतलब आपको एफबी पे 200 लोगों ने कमेंट किया या 2 लोगों ने कमेंट किया, ये मायने नहीं है। मायने ये है कि आप अंदर से कितनी खुश हैं और आप कितना कुछ दे पा रही हैं समाज को। तो मुझे लगता है आप सक्सेस हो तब। मैं सक्सेस तभी मानूंगी जब मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊंगी। फिलहाल तो मैं यही कहूंगी कि परिवार के लिए जिम्मेदारियां पहले हैं, उसको निभाएंगे। एक अच्छा परिवार हम देंगे तो वही बच्चे तो आगे समाज गढ़ेंगे। तो मेरी तो यही टारगेट है। और जब मैं एक अच्छी मम्मी बन पाऊंगी, अच्छी पत्नी बन पाऊंगी, अच्छी बेटी बन पाऊंगी, अच्छी बहू बन पाऊंगी, तो मुझे लगता है मैं अपनी लाइफ में सक्सेस हूँ। बेशक आप होंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, और हमें पूरा यकीन है आप किस जज्बे से अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरे बैलेंस के साथ में इतने चैलेंजेस के बाद में इतनी बखूबी निभा रही हैं। तो बेशक आप सफल हैं, और हमारी बेस्ट विशेज हैं कि आपके सारे सपने आगे पूरे हों। एलएसडी की बेस्ट विशेज आपके साथ में है। और आपने अभी आपसे बात करके ये तो समझ में आ गया कि मीडिया का जो क्षेत्र है वो बेशक महिलाओं के लिए बहुत आसान नहीं है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, स्ट्रगल्स हैं। बट कोशिश करते रहिए, आप लर्न करते रहिए, खुद को अपडेट रखिए, अपने सपनों से उतना ही प्यार करते रहिए, उस प्यार को बनाए रखिए। रास्ते बनते जाएंगे, और आप जरूर एक दिन सोनल मैम की तरह कामयाब होंगे। और अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं, कोई आपके लिए बनाने नहीं आता, ये हाँ, हकीकत है। तो ये बिल्कुल ठीक। मैम, अब मैं चाहूंगी कि
जो ड्रीमर्स हैं, क्योंकि मेरा सपना ही, मेरा जो है शो ही है वो ड्रीमर्स के लिए है। मैं खुद एक ड्रीमर हूँ, जेमिनी हूँ, जी। आधे से ज्यादा जिंदगी तो मैं सपनों में जीती हूँ। तो जैसे आपने अभी शुरुआत में बोला था कि ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, एक्चुअली मेरी भी वही कहानी है। मैं हुँ, मेरा इतने सपने थे कि मैं डांसर भी बनना चाहती थी, मैं सिंगर भी बनना जी, चाहती थी, मैं जी। आर्टिस्ट भी बनना चाहती थी, मैं सब बनना चाहती थी। बट क्या बनना है वो तो आपके एक लाइन चूज करने पे ही होता है। तो हाँ, जो ड्रीमर्स हैं उन्हीं के लिए ये शो है। तो मैं चाहूंगी कि आप सोसाइटी के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, और एज अ वुमेन भी और एज अ एंकर भी, जो लोग इस क्षेत्र में अपना जो है करियर बनाना चाहते हैं, स्पेशली उनके लिए भी, और एज अ वुमेन भी आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि हम घर बैठे-बैठे, अभी जो लोग मुझे देख रहे हैं, कई लोग सोच रहे होंगे कि इतना आसान नहीं है जितना ये कह रही है, बच्चे छोड़कर जाना और फिर काम करना या अपने परिवार को छोड़कर दूर शहर में जाके काम करना, वाक़ई ये आसान नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि मुश्किल भी कुछ नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैं एंकर हूँ, वैसे हर महिला अपने घर की एंकर है। एंकर का क्या मतलब होता है? एक वो टिका होता है जिस पर पूरा जहाज़ टिका होता है दरअसल। सबके परिवार का जो जहाज़ है वो आप पे टिका है। आप जो भी कर रही हैं, मैं ये कहूँगी अपने आप को बिल्कुल कमतर मत आँकिए और आप बेहतर कर रही हैं। जो आप कर पा रही हैं, वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। और वाक़ई में ये जो मैं अपनी जॉब में एक बड़ी कीमत चुका रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल ये शायद मेरे बच्चों के और समाज के कुछ काम आए। इसलिए मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मेरे मेरे जो सपने थे, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, सबको सपने देखने चाहिए, जरूर देखने चाहिए और उसके पूरे होने की उम्मीद भी करनी चाहिए। और पूरे होने के साथ ही साथ मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि जब आप दिल से चाहते हो ना कि आपको कुछ मिले, तो वो आपको जरूर मिलता है। देर सवेर हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, आपको मिलता जरूर है। लेकिन मेरे जैसी जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो अब नई जनरेशन आ रही है, जो कोर्स करके बाकायदा बनना चाहती है एंकर, मैं बस यही कहूंगी कि अपने आप को जर्नलिस्ट बनाइए। एंकर एंकर सिर्फ टीपी रीडर नहीं होता, सिर्फ उसको पढ़ना नहीं होता जो लिखा हुआ है, उसके अंदर से वो उसने जो दिन रात पढ़ा है, जो अपडेट हुआ है, दरअसल वो अपने विचार रखता है लोगों को। तो मुझे लगता है पहली बात, अपना स्टाइल अपनाइए, अपना स्टाइल बनाइए, डिलीवर्ड करने का तरीका बनाइए और सीधे रास्ते चलिए। आप मीडिया फील्ड में हैं, आप डॉक्टर फील्ड में हैं, मतलब मेडिकल फील्ड में हैं, आप इंजीनियरिंग फील्ड में, आप जिस भी फील्ड में हैं, आप रास्ता सीधा ही अपनाइए, क्योंकि वही लंबा चलता है और अंत में वही सक्सेस भी मिलती है। रही बात महिलाओं की, तो मैंने कहा किसी से कम नहीं है, वो चाहे वो ठान ले तो सब कर सकती हैं, बस हिम्मत नहीं कर पाती और उन्हें लगता है हमें किसी सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट की जरूरत बेशक पड़ती है, लेकिन आप अपना दृढ़ निश्चय कर लेंगी, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप जो है घर से झगड़ा करके कहीं बाहर निकल जाइए या घर वालों के खिलाफ चले जाइए, उनसे विद्रोह कर दीजिए। लेकिन मैं ये कहूंगी कि अपने घर में रह के भी एक अच्छे काम आप कर सकती हैं। अपने बेटे को अच्छा बनाइए, अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दीजिए, एक अच्छे समाज का निर्माण कीजिए। आप उसमें भी तो समाज में भूमिका अपने निभा रही हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आप घर बैठे भी ये काम कर सकते हैं और हर आदमी समाज के लिए कुछ कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो किसी प्रोफेशन में हो, वो बच्चों को अच्छे संस्कार देकर भी एक अच्छे समाज और देश का निर्माण कर सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है, बहुत सुंदर बात आपने कही है कि अक्सर ऐसा होता है ना कि हम अपने सपनों में, सपने देखना बहुत ज़रूरी है जैसे आपने कहा, लेकिन हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन चीज़ों पे ज़्यादा कॉन्संट्रेट करते हैं जो हमारे पास नहीं है। जो चीज़ें हाँ, हमारे पास है और जिनको ज़रिया बना के हम बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तो उन चीज़ों का, उन अपॉर्च्युनिटीज़ का पूरी तरीके से इस्तेमाल करिए जो आपके पास उपलब्ध हैं। जो नहीं है वो वक्त के साथ अपने आप धीरे धीरे आ जाएंगी। तो बहुत अच्छा संदेश आपने दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और स्पेशली मेरे शो में जब भी कोई महिला मेहमान आती है तो मतलब मैं एक्स्ट्रा ही खुश होती हूँ। ये मैं थोड़ा सा जेंडर बैस हूँ। ये शिकायत नहीं, मुझसे लोगों ने दिव्या अक्सर जी, ये करी अभी है। आपने जेंडर की बात की है तो मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगी कि देखिए, जी जी। आप भी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, बिहार में अपने इन-लॉज के साथ रह रही हैं। आपको जितना मैं जानती हूँ, आपकी फील्ड ये नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद आप ये काम कर रही हैं। मतलब आमतौर पे लोग ये कहते हैं कि हम अपना कुछ प्लेटफॉर्म तैयार करें, इसलिए हम कुछ सोशल मीडिया पे और मतलब एक यूट्यूबर की तरह काम करें। लेकिन मुझे लगता है आप जो काम कर रही हैं ना, वो आप दिल से कर रही हैं। आप चाहती हैं कि इस तरह की महिलाएं हैं जो, या और दूसरे पुरुष भी हैं जो समाज में आगे बढ़ रहे हैं, वो उनको लोग जाने, उनकी सक्सेस स्टोरीज सुने। दिव्या जी, ये वाकई में हर कोई नहीं करता। और आपने कहा कि आपकी बेटी भी 4 साल की है, आप घर में रह के जी परिवार के बाकी लोगों की सेवा करते हुए ये काम कर रही हैं। मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा बहुत कम महिलाएं सोचती हैं
और जो अभी इस वक्त ये सोच रहे हैं कि हम क्या करें, तो दिव्या जी आपके लिए एक आइडियल पर्सन हो सकती हैं कि वो किस तरह से अपनी फैमिली के साथ साथ ये शो कर रही हैं, लोगों को जोड़ रही है घर बैठे। तो अभी तो बहुत आसान है, अब तो सभी के पास अपने अपने चैनल्स हैं, जो चाहे वो जी कर सकते हैं शुरुआत। अच्छी बातें समाज में फैले, इसके लिए आप वो वैसा कर सकते हैं। मुझे ये मेरा तो यही मानना है कि शुरुआत आपको करनी होगी, इंतजार किसी का नहीं करना है। अच्छी शुरुआत कर दीजिए, ईश्वर को साक्षात मान लीजिए, वो हमेशा आपके साथ रहता है, और प्रकृति भी उसी बिल्कुल। अनुरूप काम करती है जैसे आपके विचार होते हैं। तो आप अच्छा सोचेंगे। अच्छा, मैं जब मोटी हुई थी तो मुझे लगा था अब मुझे कोई नौकरी नहीं देगा, अब कोई हम्म। मुझे नहीं रखेगा, लेकिन मैंने उस चैलेंज को स्वीकारा और मैंने योग ज्वाइन किया, मैंने योग किया। और इसके बाद ऐसा नहीं है कि कई परेशानियों की वजह से मैं दोबारा उन चीजों में फंसती चली जाती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बाहर निकालती हूँ। ऐसा आप भी कर सकती जी। हैं। योग दरअसल वो नहीं है जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, योग जो है जो आपकी आत्मा से परमात्मा को आपको मिलाता है। तो जब वो हो जाता है ना, तो सब दुनिया आपको अच्छी लगने लगती है, सब रास्ते आसान हो जाते हैं। बस मेरा छोटा सा यही संदेश है, उस पर भरोसा रखिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। जी बिल्कुल। हर रात के बाद उजीला दिन जरूर आता है, सूरज जरूर आता है। बहुत अच्छा लगा मैम, आपने हमें इतना अपना कीमती समय दिया, इतनी अच्छे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए, इतने अच्छे मैसेजेस दिए। एंड हमारी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ में है। और आई विश कि मैं आपसे कभी पर्सनली मिल सकूं। और बहुत अच्छा लगेगा मुझे। वक्त जी आएगा जरूर, क्योंकि आप जैसा चाहते हैं उसके लिए रास्ते जरूर बनते हैं। हाँ, तो थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने थैंक के यू लिए। दिव्या जी, और आपका जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। मैं कोई इतनी बड़ी हस्ती नहीं हूँ कि मुझे ऐसे मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाते, लेकिन मुझे इस बात से अच्छा लग रहा है कि एक महिला को आगे लाने का प्रयास कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आमतौर पे लोगों को लगता है कि नहीं, हम महिलाओं को ही लोग अपनी एज से जज करते हैं हमको, कि अब तो एज हो गई है, दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए आपको, और आपको हटना चाहिए अब, जी और जो नई लड़कियां उनको मौका देना चाहिए। और कहते हैं कि जी महिलाएं महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। तो दिव्या जी, इस चीज को आपने तोड़ा है, इसके लिए आप भी बहुत बधाई की पात्र हैं। और बहुत शुक्रिया मुझे ये नवाजने के लिए और इतना सम्मान देने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। और मैम, एलबी के सभी मेरा दर्शकों प्लेजर को है भी ये। मेरा बहुत जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जी जी। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और एलएसडी के नजरों में वो हर इंसान सक्सेसफुल है, जो अपने सपनों को जी रहा है या जीने की कोशिश कर रहा है। उसने किसी तरह अपने सपनों को जिंदा रखा हुआ है, क्योंकि ये शो ही है जो सपनों को प्रमोट करता है, सपने देखने वालों को प्रमोट करता है। थैंक यू वेरी मच मैम, हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत सो जल्द मच। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी जी जरूर, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त मच। रहें। नमस्कार। तो ये थी सोनल जी हमारे साथ में। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पर्सनली उनकी कुछ चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। और अब मुझे पता है कि विश भी नहीं एंड होप भी नहीं, मुझे कंफर्म पता है कि आपको भी बहुत अच्छी लगी होंगी डेफिनेटली, जो भी बातें उन्होंने महिलाओं को लेके समाज के लिए कही। मेरा खुद का मानना ये है कि हमें आप देवी मत बनाइए। आपने बहुत सदियों से हमें देवी बना लिया। बेटी होती है तो आप कहते हैं कि लक्ष्मी हुई है, क्यों आप हमें बेटी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते? बेटे ने क्या गलती करी है जो हम नहीं कहते कि विष्णु भगवान हुए? कोई कहता है? आप खुद सोच के देखिए, क्योंकि वो आप समाज बेटे को बेटे के रूप में स्वीकार करते हैं। बेटी को बेटी के रूप में स्वीकार करना कब शुरू करेंगे हम? हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें ऊपर मत रखिए। हमें आपसे ऊपर जाना है कि हमें आपसे पीछे रहना है, ये हम अपनी काबिलियत के अनुसार तय कर लेंगे। आप हमें बस इक्वालिटी दीजिए। और यही मानती हूँ और चाहती हूँ कि आगे का समाज कुछ ऐसा ही होगा, जहाँ सबके लिए समान अवसर होंगे। हमारा संविधान तो देता है, बट समाज नहीं देता। और ये चीजें अब खत्म होनी चाहिए। हमें एक दूसरे का पूरक बन के आगे बढ़ना है, तभी एक सफल स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। आज जितने भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे पेज को फॉलो जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि एलएसटी का पर्पस जैसे कि मैंने बताया, उसको पूरा करने में आप सबका योगदान बहुत जरूरी है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको आगे के एपिसोड का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए, हमें इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।